कहानियों के सफर में आपका स्वागत है। आज हम आगे बढ़ेंगे निर्मला के दूसरे अध्याय की ओर, जहां सपने से भरी हुई एक जिंदगी धीरे धीरे समाज की कठोर सच्चाइयों से टकराने लगती है। पिछले अध्याय में हमने देखा कि निर्मला के जीवन में सब कुछ सामान्य था, लेकिन एक अचानक हुई घटना ने उसके घर की खुशियों पर साया डाल दिया। इस अध्याय 2 में एक पिता की चिंता, दहेज का बोझ और समाज की बेरहम परंपराएं कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले जाएगी जहां से निर्मला की दुनिया बदलने लगेगी। तो आइए भावना, संघर्ष और यथार्थ भरे सफर को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं निर्मला अध्याय 2। विवाह का विलाप और अनाथों का रोना सुनकर हम पाठकों का दिल न दुखाएंगे। जिससे जिसके ऊपर पड़ती वह रोता है, विलाप करता है, पछाड़े गाता है। यह कोई नई बात नहीं। हाँ, अगर आप चाहे तो कल्याणी की उस घोर मानसिक यातना का अनुमान कर सकते हैं जो उसे इस विचार से हो रही थी कि मैं अपने ही प्राणधार की घातिका हूँ। वे वे वाक्य जो क्रोध के आवेश में उसने असंयत मुख से निकले थे, अब उसके हृदय को बाणों की भांति छेद रहे थे। अगर पति ने उसके गोद में कराह कराह कर प्राण त्याग दिए होते तो उसे संतोष होता कि मैंने पति के प्रति अपने कर्तव्य का पालन किया। शोकाकुल हृदय को इससे ज्यादा सांत्वना और किसी बात से नहीं होती। उसे इस विचार से कितना संतोष होता कि मेरे स्वामी मुझसे प्रसन्न गए। अंतिम समय तक उनके हृदय में मेरा प्रेम बना रहा। कल्याणी को यह संतोष न था। वह सोचती थी, हाँ, 25 बरस की तपस्या निष्फल हो गई और अंत समय में अपने प्राणपति के प्रेम से वंचित हो गई। अगर मैंने उन्हें ऐसे कठोर शब्द न कहे होते तो वह कदापि रात को घर से न जाते। न जाने उनके मन में क्या क्या विचार आए हो। उनके मनोभावों की कल्पना करके और अपने अपराध को बढ़ाकर वह आठों पहर कुढ़ती रहती। जिन बच्चों पर वह प्राण देती थी अब उनकी सूरत से चिढ़ती थी। इन्हीं के कारण मुझे अपने स्वामी से रार मोल लेनी पड़ी। मेरे यही शत्रु हैं। जहाँ आठों पहर कचहरी से लगती थी अब वहाँ खाक उड़ती है। वह मेला ही उठ गया। जब खिलाने वाला ही न रहा तो खाने वाले कैसे पड़े रहते। धीरे धीरे 1 महीने के अंदर सभी भांजे भतीजे विदा हो गए। जिनका दावा था कि हम पानी की तरह खून बहाने वालों में से हैं, वे ऐसा सरपट भागे कि फिर पीछे फिरकर भी नहीं देखा। दुनिया ही दूसरी हो गई। जिन बच्चों को देखकर प्यार करने को जी चाहता था और उनके चेहरों पर अब मक्खियां भिनभिनाती थी, न जाने वह कांति कहाँ चली गई। शोक का आवेग कम न हुआ तो निर्मला के ब्याह की समस्या उपस्थित हुई। कुछ लोगों की सलाह हुई कि विवाह इस साल रोक दिया जाए, लेकिन कल्याणी ने कहा, इतनी तैयारियों के बाद विवाह को रोक देने से सब तरह के किराया मिट्टी में मिल जाएगा और दूसरे साल फिर यही तैयारी करनी पड़ेगी जिसकी कोई आशा नहीं। विवाह ही कर लेना अच्छा है। कुछ लेना देना तो है नहीं। बारातियों की सेवा सत्कार का काफी सामान हो चुका है। विलंब करने से हानि हानि है। अतएव महाशय बालचंद्र को शोक सूचना के साथ यह संदेश भी भेज दिया जाए। कल्याणी ने अपने पत्र में लिखा, इस अनाथिनी पर दया कीजिए और डूबती हुई नाव को पार लगाइए। स्वामी जी के मन में बड़ी कामनाएं थी, किंतु ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। अब मेरी लाज आपके हाथ में है। कन्या आपकी हो चुकी। मैं लोगों के सेवा सत्कार करने को अपना सौभाग्य समझती हूँ, लेकिन यदि इसमें कुछ कमी हो, कुछ त्रुटि पड़े तो मेरी दशा का विचार करके क्षमा कीजिएगा। मुझे विश्वास है कि आज आप इस अनाथिनी की निंदा न होने देंगे। आदि। कल्याणी ने यह पत्र डाक से न भेजा, बल्कि पुरोहित से कहा, आपको कष्ट तो होगा पर आप स्वयं जाकर यह पत्र दीजिए और मेरी ओर से बहुत विनय से कहिएगा कि जितने कम आदमी आए उतना ही अच्छा है। यहाँ कोई प्रबंध करने वाला नहीं है। पुरोहित मोटेराम यह संदेश लेकर तीसरे दिन लखनऊ जा पहुंचे। संध्या का समय था। बाबू बालचंद्र दीवान खाने के सामने आराम कुर्सी पर नंग धड़ंग लेटे हुए हुक्का पी रहे थे। बहुत ही स्थूल, ऊंचे कद के आदमी थे। ऐसा मालूम होता था कि कोई काला देव है या कोई हबशी अफ्रीका से पकड़ कर आया है। सिर से पैर तक एक ही रंग था, काला। चेहरा इतना ज्यादा था कि मालूम न होता था कि माथे का अंत कहाँ है, सिर का आरंभ कहाँ। बस इस कोयले की एक सजीव मूर्ति थी। आपको गर्मी बहुत सताती थी। 2 आदमी खड़े पंखा झल रहे थे, उस पर भी पसीने का तार बंधा हुआ था। आप आबकारी विभाग में एक ऊंचे ओहदे पर थे। 500 रुपये वेतन मिलता था। ठेकेदारों से खूब रिश्वत लेते थे। ठेकेदार शराब के नाम पानी बेचे, 24 घंटे दुकान खुली रखे। आपको केवल खुश रखना काफी था। सारा कानून आपकी खुशी थी। इतनी भयंकर मूर्ति की चांदनी रात में लोग उन्हें देखकर सहसा चौंक पड़ते। बालक और स्त्रियां ही नहीं, पुरुष तक सहम जाते। चांदनी रात इसलिए कहा गया कि अंधेरी रात
मैं तो कोई उन्हें देख ही न सकता था। श्यामलता अंधकार में विलीन हो जाती, केवल आंखों का रंग लाल था। जैसे पक्का मुसलमान 5 बार नमाज पढ़ता है, वैसे ही आप 5 बार शराब पीते थे। मुफ्त की शराब तो काजी को हलाल है, फिर आप तो शराब के अफसर ही थे। चाहे कितनी पिए, कोई हाथ पकड़ने वाला न था। जब प्यास लगती शराब पी लेते। जैसे कुछ रंगों में परस्पर सहानुभूति है, उसी तरह कुछ रंगों में परस्पर विरोध है। लालिमा के संयोग से कालिमा और भी भयंकर हो जाती। बाबू साहब ने पंडित जी को देखते ही कुर्सी से उठकर कहा, अच्छा आप हैं, आइए आइए, धन्यवाद। अरे कोई है? कहाँ चले गए सबके सब? झगड़ू, गुरदीन, छकोड़ी, भवानी, राम गुलाम, कोई है क्या? सबके सब मर गए? चलो, राम गुलाम, भवानी, चकोड़ी, गुरदीन, झगड़ू, कोई नहीं बोलता, सब मर गए। दर्जन भर आदमी है, पर मौके पर एक की भी सूरत नहीं नजर नहीं आती। न जाने कहाँ गायब हो जाते हैं। आपके वास्ते कुर्सी लाओ। बाबू साहब ने ये 5 नाम कई बार दोहराए, लेकिन कुछ न हुआ। पंखा जलने वाले दोनों आदमियों ने किसी को कुर्सी लाने को भेज दिया। 3-4 मिनट के बाद एक काना आदमी खांसता हुआ आकर बोला, सरकार, इतना कि इतना कि नौकर हमार गिन होई। कहाँ तक उधार बाड़ी ले ले खाइत मांगत थेतर हो गए ना। भाल भाल ने कहा, बको मत, जाओ कुर्सी लेकर आओ। जब कोई काम करने की कहा गया तो रोने लगता है। कहिए पंडित जी, वहां सब कुशल है? मोटे राम, क्या कुशल कहूँ बाबूजी, अब कुशल कहाँ, सारा घर मिट्टी में मिल गया। इतने में कहार ने एक टूटा हुआ चीड़ का संदूक लाकर रख दिया और बोला, कुर्सी मेज हमारे उठा नहीं उठाता। पंडित जी शर्माते हुए डरते डरते उस पर बैठे कि कहीं टूट न जाए, और कल्याणी का पत्र बाबू साहब के हाथ में रख दिया। भाल, अब और कैसे मिट्टी में मिलेगा? इससे बड़ी कौन विपत्ति पड़ेगी? बाबू उदय भानुलाल ने मेरी पुरानी दोस्ती थी। आदमी हीरा था, हीरा नहीं, क्या दिल था, क्या किस्मत। आंखें पूछ कर बोले, मेरा तो जैसे दाहिना हाथ ही कट गया। विश्वास मानिए, जब से मुझे ये खबर मिली है, आंखों में अंधेरा सा छा गया है। खाने बैठता हूँ तो कोर मुंह में नहीं जाता। उनकी सूरत आंखों के सामने खड़ी रहती है। मुंह झूठा करके उठ जाता हूँ। किसी काम में दिल नहीं लगता। भाई के मरने का रंज भी इससे कम ही होता है। आदमी नहीं, हीरा था। मोटेराम, सरकार, नगर में ऐसा कोई रईस नहीं रहा। भाल, मैं खूब जानता हूँ पंडित जी, आप मुझसे क्या चाहते हैं। ऐसा आदमी 1,00,000-2,00,000 में एक होता है। जितना मैं उनको जानता था उतना दूसरा नहीं जान सकता। 2-3 बार की ही मुलाकात में उनका भक्त हो गया, और मरते दम तक रहूंगा। आप समदीन साहिब से कह दीजिएगा, मुझे दिल से रंज है। मोटेराम, आपसे ऐसी ही आशा थी। आप जैसे सज्जनों के दर्शन दुर्लभ नहीं, तो आज कौन बिना दहेज के पुत्र का विवाह करता है। भाल बोला, महाराज, दहेज की बातचीत हम जैसे सत्यवादी पुरुषों से नहीं की जाती। उनसे संबंध हो जाना ही लाख रुपए के बराबर है। मैं इसी को अपना अहोभाग्य समझता हूँ। हाँ, कितनी उदार आत्मा थी। रुपए को तो उन्होंने कुछ समझा ही नहीं, तिनके के बराबर भी परवाह नहीं। बुरा रिवाज है, बुरा लगा। मेरा बस चले तो दहेज लेने वालों और दहेज देने वालों दोनों को गोली मार दूं। हाँ साहब, साहब गोली मार दूं, फिर चाहे फांसी क्यों ना हो जाए। पूछो, आप लड़के का विवाह करते हैं या उसे बेचते हैं? अगर आपको लड़की की शादी में दिल खोल कर खर्च करने का अरमान है तो शौक से खर्च कीजिए, लेकिन जो कुछ कीजिए अपने बल पर। यह क्या कि कन्या के पिता का गला रहती है। नीचता है, घोर नीचता। मेरा बस चले तो इन पाजियों को गोली मार दूं। मोटेराम, धन्य हो सरकार, भगवान ने आपको बहुत बड़ी बुद्धि दी है। ये धर्म का प्रताप है। मालकिन की इच्छा है कि विवाह का मुहूर्त वही रहे, और तो उन्होंने सारी बातें पत्र में लिख दी हैं। बस अब आपकी उबारे तो हम उबर सकते हैं। इस तरह तो बारात में जितने सज्जन आएंगे उनकी सेवा सत्कार हम करेंगे ही, लेकिन परिस्थिति अब बहुत बदल गई है सरकार। कोई काम करने धरने वाला नहीं है। बस ऐसी बात कीजिए कि वकील साहब के नाम पर बट्टा न लगे। भालचंद्र 1 मिनट तक आंखें बंद किए बैठे रहे, फिर लंबी सांस खींचकर बोले, ईश्वर को मंजूर ही न था वह लक्ष्मी मेरे घर आए, तो क्या ये वज्र गिरता? सारे मंसूबे खाक में मिल गए। फूला न समझता था कि वह शुभ अवसर निकट आ रहा है। क्या जानता था कि इसी ईश्वर के दरबार में कुछ और षड्यंत्र रचा जा रहा है। मरने वालों की याद ही रुलाने के लिए काफी है। उसे देखकर तो जख्मी भी और हरा हो जाएगा। उस दशा में न जाने क्या कर बैठूं। इसे गुण समझिए, चाहे दोष। जिसमें एक बार मेरी घनिष्ठता हो गई, उसकी याद चित्त से नहीं उतरती।
अभी तो खैर इतना ही है कि उसकी सूरत आंखों के सामने नाचती रहती है, लेकिन यदि वह कन्या घर आई तो मैं जिंदा रहना कठिन हो जाएगा मेरा। सच मानिए, रोते रोते मेरी आंख फूट जाएगी। जानता हूँ रोना धोना व्यर्थ है, जो मर गया वो लौट कर नहीं आ सकता। सब्र करने के सिवाय कोई और उपाय नहीं, दिल से मजबूर हूँ। उस अनाथ बालिका को देखकर मेरा कलेजा फट जाएगा। मोटेराम ने कहा, ऐसा न कहिए सरकार, वकील साहब न हुआ तो क्या हुआ, आप तो हैं, अब आप ही उनके पिता तुल्य हैं। वह अब वकील साहब की कन्या नहीं, आपकी कन्या है। आपके हृदय के भाव तो कोई नहीं जानता। लोग समझेंगे वकील साहब का देहांत हो जाने के कारण आप अपने वचन से फिर गए। इसमें आपकी ही बदनामी है। चित्त को समझाइए और हंसी खुशी कन्या का पानी ग्रहण करा दीजिए। हाथी मरे 9 लाख का, लाख विपत्ति पड़ी है, लेकिन मालकिन आप लोगों की सेवा सत्कार करने में कोई बात न उठा रखेगी। बाबू साहब समझ गए कि पंडित पंडित मोटेराम कोरे पोथी के ही पंडित नहीं है, वरन व्यवहार नीति में भी चतुर है। बोले, पंडित जी, हलक से कहता हूँ, मुझे उस लड़की से जितना प्रेम है उतना अपनी लड़की से भी नहीं। लेकिन जब ईश्वर को ही मंजूर नहीं तो मेरा क्या बस है। वह मृत्यु एक प्रकार की अमंगल सूचना है जो विधाता की ओर से हमें मिली है। यह किसी आने वाली मुसीबत की आकाशवाणी है। विधाता स्पष्ट रीति से कह रहा है कि यह विवाह अमंगलमय होगा। ऐसी दशा में आप ही सोचिए, यह संयोग कहाँ तक उचित है। आप तो विद्वान आदमी है पंडित जी। सोचिए, जिस काम का आरंभ ही अमंगल से हो, उसका अंत मंगलमय कैसे हो सकता है। नहीं, जानबूझकर मक्खी नहीं निकली जाती। समधीन साहब को समझाकर कह दीजिएगा, मैं उनकी आज्ञा पालन करने को तैयार हूँ, लेकिन इसका परिणाम अच्छा न होगा। स्वार्थ के वश में होकर मैं अपने परम मित्र की संतान के साथ यह न्याय नहीं कर सकता। इस तर्क ने पंडित जी को निरुत्तर कर दिया। वादी ने यह तीर छोड़ा था जिसका उनके पास कोई काट न थी। शत्रु ने उन्हीं के हथियार से उन पर वार किया और उसका प्रतिहार न कर सकते थे। वह अभी कोई जवाब सोच ही रहे थे कि बाबू साहब ने फिर नौकरों को पुकारना शुरू कर दिया। अरे तुम सब फिर गायब हो गए। झगड़ू, छकोड़ी, भवानी, गुरुदीन, राम गुलाम, एक भी नहीं बोल, सबके सब मर गए। पंडित जी के वास्ते पानी वानी की फिक्र है। न जाने इन सबको कहाँ तक कोई समझाए। अकल छू तक नहीं की है। ढेक रहे माँ से है। मई माह से दूर से थके मांदे चले आ रहे हैं, किसी को जरा परवाह नहीं। लाओ पानी वानी रखो। पंडित जी, आपके लिए शरबत मंगाऊं या फलाहार मिठाई मंगवा दूं। मोटेराम मिठाइयों के विषय में किसी तरह का बंधन स्वीकार न करते थे। उनका सिद्धांत था कि घृत से बनी सभी वस्तुएं पवित्र हो जाती हैं। रसगुल्ले और बेसन के लड्डू उन्हें बहुत प्रिय थे, पर शरबत में उन्हें रुचि न थी। पानी से पेट भरना उनके नियम के विरुद्ध था। सकुचा होते हुए बोले, शरबत पीने की तो मुझे आदत नहीं, मिठाई खा लूंगा। भाल, फलाहारी ना। मोटेराम, इसका मुझे कोई विचार नहीं है। भाल, है तो यही बात। छूत छात सब ढकोसला है, मैं स्वयं नहीं मानता। अरे अभी तो कोई आया नहीं। छकोड़ी, भवानी, गुरुदीन, राम गुलाम, कोई तो बोलो। अब की बार भी वही बूढ़ा कहार खांसता हुआ आकर खड़ा हो गया और बोले, सरकार मोर तलब दे दीन जाए, मेरी नौकरी मुंह से न होए। कहाँ तक दौड़ी, दौड़ दौड़ पैर घिस गए। भाल, कुछ काम करो या न करो, पहले तलब चाहिए। दिन भर पड़े पड़े खांसा करो, तलब तो तुम्हारी चढ़ रही है। जाकर बाजार से एक आने की ताजी मिठाई ला, दौड़ता हुआ जा। कहार को यह हुक्म देकर बाबू साहब घर में गए। स्त्री से बोलो, वहां से एक पंडित जी आए, ये खत लाए, जरा पढ़ो तो। पत्नी का नाम था रंगीली बाई। गोरे रंग की प्रसन्न मुख महिला, रूप और यौवन उनसे विदा हो रहे थे, पर किसी प्रेमी की भांति मचल मचल कर 30 साल तक जिसके गले से लगे रहे उसे छोड़ते न बनता था। रंगीली बाई बेटी पान खा रही थी, बोली, कह दिया ना मैं वहां शादी ब्याह मंजूर नहीं है। भाल, हाँ कह तो दिया, पर मारे संकोच के मुंह से शब्द न निकलता था। झूठ मूठ का हौला करना पड़ा। रंगीली, साफ साफ बात करने में क्या संकोच। हमारी इच्छाएं नहीं करते। किसी का कुछ लिया तो नहीं, दूसरी जगह 10,000 नगद मिल रहे हैं तो वहां क्यों ना करूं। उनकी लड़की कोई सोने की थोड़ी है। वकील साहब जीते होते तो शर्माते शर्माते 15-20 हजार दे मरते। अब वहां क्या रखा है। भालचंद्र, एक बार जवाब देकर मुकर देना अच्छी बात नहीं। कोई मुख से कुछ न कहे पर बदनामी हुए बिना नहीं रहती, मगर तुम्हारी जिद से मजबूर हूं। रंगीली बाई ने पान खाकर खत खोला और पढ़ने लगी। हिंदी का अभ्यास बाबू साहब को तो बिल्कुल न था,
यद्यपि रंगीली बाई भी शायद कभी किताब पढ़ती हो, पर वह खत वत पढ़ लेती थी। पहली ही पंक्ति पढ़कर उसकी आंखें सजल हो गई। पत्र समाप्त किया तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। एक एक शब्द करुणा के रस में डूबा हुआ था। एक एक अक्षर से दीनता टपक रही थी। रंगीली बाई की कठोरता पत्थर की नहीं, लाख की थी, जो एक ही आंच में पिघल गई। रूंधे हुए कंठ से बोली, अभी ब्राह्मण बैठा है ना? भालचंद्र ने अपनी पत्नी की आंखों को देख देख सूखे जाते थे। अपने ऊपर झल्ला रहे थे कि नाहक मैंने इसे खत दिखाया। इसकी जरूरत क्या थी? इतनी बड़ी भूल उनसे कभी नहीं हुई। संदिग्ध भाव से बोले, शायद बैठा हो, मैंने तो जाने को कह दिया था। रंगीली ने खिड़की से झांक कर देखा। पंडित मोटेराम जी बगुले की तरह ध्यान लगाए बाजार के रास्ते की ओर ताक रहे थे। लालसा में व्यग्र होकर कभी यह पहलू बदलते, कभी वह पहलू बदलते। एक आने की मिठाई ने तो उन्हें आशा की कमर ही तोड़ दी थी। उसमें भी विलम्ब, दारुण दशा थी। उन्हें बैठे देखकर रंगीली बोली, हैं अभी भी, जाकर कह दो हम विवाह करेंगे। बेचारी बड़ी मुसीबत में है। भालचंद्र, तुम ना कभी कभी बच्चों से बातें करने लगती हो। अभी उससे कह आया हूं कि मुझे विवाह मंजूर नहीं है। एक लंबी चौड़ी भूमिका बांधनी पड़ी। अब जाकर ये संदेशा कहूंगा तो दिल में क्या कहेगा? जरा सोचो तो, यह शादी विवाह का मामला है। लड़कों का खेल नहीं कि अभी एक बात कही फिर पलट गए। भले आदमी की बात न हुई, दिल लगी हुई। रंगीली, अच्छा, तुम अपने मुंह से कहो उस ब्राह्मण को मेरे पास, अच्छा तुम अपने मुंह से ना कहो, उस ब्राह्मण को मेरे पास भेज दो। मैं उसे इस तरह समझा दूंगी कि तुम्हारी बात भी रह जाए और मेरी बात में। इसमें तो कोई आपत्ति नहीं। भालचंद्र, तुम अपने सिवाय सारी दुनिया को नादान समझती हो। तुम कहो या मैं कहूं, एक ही तो बात है। जो बात तय हो गई सो हो गई। अब मैं उसे फिर नहीं उठाना चाहता। तुम तो बार बार कहती थी कि मैं वहां न करूंगी। तुम्हारे कारण मुझे अपनी बात खोनी पड़ी। अब फिर रंग बदलती हो। यह तो मेरी छाती पर मूंग दलना है। आखिर तुम्हें कुछ तो मेरे मान अपमान का विचार करना चाहिए। रंगीली, तो मुझे क्या मालूम था विधवा की दशा इतनी हीन हो रखी है। तुम्ही ने तो कहा था उसने पति की सारी संपत्ति छिपा रखी है और गरीबी का ढोंग रचकर काम निकालना चाहती है। एक ही छटी हुई औरत है। तुमने जो कहा वो सो मैंने मान लिया। भलाई करके बुराई करने में लज्जा और संकोच है। बुराई करके भलाई करने में कोई संकोच नहीं। अगर तुम हाँ कहकर आई होते तो मैं नहीं करने को कहती, तो तुम्हारा संकोच उचित हो जा। नहीं करने के बाद हाँ करने में तो अपना बड़प्पन है। भालचंद्र, तुम्हें बड़प्पन मालूम होता होगा, मुझे तो लुच्चापन ही मालूम होता है। फिर तुमने ये कैसे मान लिया कि मैंने वकलाइन के विषय में जो बात कही थी वो झूठी थी? यह पत्र देख के तुम जैसी खुद सरल हो वैसे दूसरों को भी सरल समझती हो। रंगीली ने कहा, इस पत्र में बनावट मालूम नहीं होती। बनावट की बात दिल में चुभती नहीं, उसमें बनावट की गंध अवश्य रहती है। भालचंद्र ने कहा कि बनावट की बात ऐसी भी चुभती है जिसमें सच्ची बात उसके सामने बिल्कुल फीकी मालूम होती है। यह किस्से कहानियां लिखने वाले जिनकी किताबें पढ़ पढ़ कर तुम घंटों रोती रहती हो, क्या ये सच्ची बातें लिखते हैं? सरासर झूठ का तुम्हार बांधते हैं। ये भी एक कला है। रंगीली, क्यों जी, तुम मुझसे ही उड़ते हो? हैं, दाई से पेड़ छिपाते हो? मैं तुम्हारी बात मान जाती हूँ तो तुम समझते हो मुझे इसके चकमा दे दिया, मगर मैं तुम्हारी एक एक नस पहचानती हूँ। तुम अपना ऐब मेरे सर मड़कर खुद बेदाग होना चाहते हो। बोलो, झूठ कहती हूँ मैं? जब वकील साहब जीते थे तो तुमने सोचा था कि ठहराव की जरूरत ही क्या है, वो खुद ही जितना समझेंगे दे देंगे, बल्कि बिना ठहराव के और भी ज्यादा मिलने की आशा होगी। अब वकील साहब का देहांत हो गया तो तरह तरह के हील हवाले करने लगे। ये भलमानसी नहीं, छोटापन है, और इसका इल्जाम भी तुम्हारे सर है। मैं सादे विवाह के नजदीक ना आऊंगी। तुम्हारी जैसी इच्छा हो करो। ढोंगी आदमियों से मुझे चिढ़े, और जो बात करो साफ करो, बुरा हो या अच्छा। हाथी के दांत दिखाने की और खाने की ओर यह वाली नीति चलाना तुम्हें शोभा नहीं देता। बोलो, अब भी वहां शादी करते हो या नहीं? भालचंद्र, जब मैं बेईमान, दगाबाज और झूठा ठहरा तो मुझसे पूछना ही क्या? मगर खूब पहचानती हो आदमियों को। क्या कहना, तुम्हारी सूझबूझ की वलाइया ले ले। रंगदार, हो बड़े हयादार, अब नहीं शर्माते, ईमान से कहो मैंने बात ताड़ ली कि नहीं? भालचंद्र, अजी जाओ, वह दूसरी औरतें होती जो मर्दों को पहचानती हैं। मैं अब तक यही समझता था कि औरतों की दृष्टि सूक्ष्म होती है, पर आज यह विश्वास उठ गया। महात्माओं ने औरतों के विषय में जो तत्व की बातें कही उसे मानना पड़ा। रंगीली,
जरा आईने में अपनी सूरत तो देख लो, तुम्हें मेरी कसम है, जरा देख तो लो कितने झेपे हुए हो। भाल, सच कहना, कितना झेपा हुआ हूँ? रंगीली, उतना ही जितना कोई भलमानस चोरी के खुल जाने पर होता है। भाल, अच्छी बात है, उसी पर फैसला ठहरा। रंगीली, जरा इशारा न करना। भालचंद्र, अजी मैं इसकी तरफ ताकूंगा भी नहीं। संयोग से इसी वक्त भुवन मोहन भी आ पहुंचा। ऐसे सुंदर सुडौल बलिष्ठ युवक कॉलेजों में बहुत कम देखने को मिलते हैं। बिल्कुल माँ पे पड़ा है। वही गोरा चिट्टा रंग, वही पतले पतले गुलाब की पत्ती कैसे होठ, वही चौड़ा माथा, बड़ी बड़ी आंखें। दिल डोल बाप का सा था। ऊंचा कोट, टाई, बूट, हैट उस पर खूब खिल रहे थे। हाथ में एक स्टिक थी, चाल में जवानी का गुरूर था, आंखों में आत्मगौरव। रंगीले ने कहा, आज बड़ी देर लगाई तुमने। ये देखो, तुम्हारी ससुराल से ये खत आया है। तुम्हारी सास ने लिखा है। अब साफ साफ बता दो, अभी सवेरा है, तुम्हें वहां शादी मंजूर है या नहीं? भुवन ने कहा, शादी करनी तो चाहिए अम्मा, पर मैं करूंगा नहीं। रंगीली, क्यों? भुवन, कहीं ऐसी जगह शादी करवाई जहाँ खूब रुपए मिले, और न सही 1 लाख का डॉल हो। अब वहां क्या रखा है? वकील साहब रहे नहीं, बुढ़िया के पास अब क्या होगा? रंगीली, ऐसी बातें मुंह से निकालते शर्म नहीं आती? भुवन, इसमें शर्म की कौन सी बात? रुपए किसे काटते हैं? लाख रुपए हो तो लाख रुपए तो मैं लाख जन्म में नहीं कमा पाऊंगा। इस साल पास भी हो गया तो कम से कम 5 साल तक रुपए की सूरत नजर नहीं आएगी। फिर 100-200 का महीने कमाने लगूंगा। 500 तक पहुंचते पहुंचते उम्र के 3 भाग बीत जाएंगे। रुपए जमा करने की नौबत ना आएगी। दुनिया का कुछ मजा उड़ना उठा सकूंगा। किसी धनी धनी लड़की से शादी हो जाती तो चैन से करती। मैं ज्यादा नहीं चाहता, बस 1 लाख नकद हो, या कोई ऐसी जायदाद वाली बेवा मिले जिसके सिर्फ एक लड़की हो। रंगीली, चाहे औरत कैसी भी हो। भुवन, धन सारे ऐबों को छिपा देगा। मुझे वह गालियां भी सुनाए तो कोई चू न करूं। दुधारी गाय की लात किसे बुरी लगती है? बाबू साहब ने प्रशंसा सूचक भाव से कहा, हमें उन लोगों के साथ सहानुभूति है। दुख है कि ईश्वर ने उन्हें विपत्ति में डाला, लेकिन बुद्धि से काम लेकर ही कोई निश्चय करना चाहिए। हम कितने ही फटे हाल क्यों ना हो जाए, फिर भी अच्छी खासी बारात हो जाएगी। वहां भोजन का ठिकाना नहीं, सिवा इसके कि लोग हंसे और नतीजा न निकलेगा। रंगीली, तुम बाप पूत ना एक ही थाली के चट्टे बैठे हो, दोनों उस गरीब लड़की के ऊपर छुरी फेंकना चाहते हो। भुवन, तो जो गरीब हो, गरीबों को यही संबंध करना चाहिए, अपनी हैसियत से बढ़ के। चुप रहे। आया है आया है वहां से हैसियत लेके। तुम कहाँ से तुम कहाँ ऐश के धना सेठ हो? कोई आदमी दौर पर आए तो एक लोटे पानी को तरस जाए, बड़ी हैसियत वाली हो। रंगीली ने बीच में बात काट कर कहा। यह कहकर रंगीली वहां से उठकर रसोई का प्रबंध करने चली गई। भुवन मोहन मुस्कुराता हुआ अपने कमरे में चला गया, और बाबू साहब मूछों पर ताव देते हुए बाहर आए कि मोटेराम को अंतिम निश्चय सुना दे, पर उनका कहीं पता न था। मोटेराम कुछ देर तक तो कहार की बाट जो देखते रहे। जब उसके आने में बहुत देर हो गई तो उनसे बैठा न गया। सोचा, यहाँ बैठे बैठे काम न चलेगा, कुछ उद्योग करना चाहिए। भाग्य के भरोसे यहाँ अड़ी बैठे रहे तो भूखे मर जाएंगे। यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलने को। चुपके से लकड़ी उठाई और जिधर कहार गया था उसी तरफ चले। बाजार थोड़ी दूर पर था, एक क्षण में जा पहुंचे। देखा तो बुढ़ा एक हलवाई की दुकान पे बैठा चिलम पी रहा था। उसे देखते ही बेतकल्लुफी से कहा, अभी कुछ तैयार नहीं है कि मेरा? सरकार वहां बैठे बिगड़ रहे हैं कि जाकर सो गया या फिर कहीं ताड़ी पीने लगा? मैंने कहा, सरकार ये बात नहीं, बुढ़ा आदमी है तो आते आते आएगा। बड़े विचित्र जीव हैं, न जाने कौन इन्हें कहाँ कैसे नोट कर टिकते हैं। कहार ने कहा, मुझे छोड़कर आज तक कोई दूसरा टिका नहीं और न टिकेगा। साल भर से तलब नहीं मिली, किसी को तलब नहीं देते। जहां किसी ने तलब मांगी तो लगे उसे डांटने। बेचारा नौकरी छोड़कर भाग जाता है। वो जो दोनों आदमी पंखा जल रहे थे, सरकारी नौकर हैं। सरकार से 2 अदीली मिले हैं ना, इसीलिए पड़े हुए हैं। मैं भी सोचता हूँ, जैसे तेरा ताना बाना वैसे तेरी भरनी। 10 कट गए हैं, 1-2 साल और इसी तरह कट जाएंगे। मोटेराम, तो अकेले तुम ही हो? नाम तो कहीं कहारों के लेते हैं। कहार ने कहा, ये सब इन 2-3 महीनों के अंदर आए और छोड़कर चले गए। सब यहाँ
ये अपना रोब जमाने को अभी तक उनका नाम जपा करते हैं। कहीं नौकरी दिलवाएगा। चलूं? मोटे आम, अजी बहुत नौकरी है, कहार तो आजकल ढूंढे नहीं मिलते। तुम तो बहुत पुराने आदमी हो, तुम्हारे लिए नौकरी की क्या कमी है? यहाँ कोई ताजी चीज है? मुझसे कहने लगे। खिचड़ी बनवाएगा या बाटी लगवाएगा? मैंने कह दिया कि सरकार बुढ़ा आदमी है, रात को से मेरा भोजन बनाने में कष्ट होगा, मैं कुछ बाजार से ही खा लूंगा। इसकी आप चिंता न करें। बोले, अच्छी बात है, कहार आपको दुकान पर मिलेगा। बोलो साहजी, कुछ तरमाल तैयार हैं? लड्डू तो ताजे मालूम होते हैं। तोल हैं? तोल दो, एक शेर भर आऊं वहीं ऊपर ना। यह कहकर मोटा राम जी हलवाई की दुकान पर जा बैठे और तरल माल चखने लगे। खूब छक्कर खाया, 2.5-3 शेर चट गए। खाते थे और हलवाई की तारीफ करते थे। साहजी, तुम्हारी दुकान का जैसा नाम सुना था वैसा ही माल पाया। बनारस वाले रसगुल्ले नहीं बना पाते, कलाकंद अच्छी बनाते हैं, पर तुम्हारी उनसे बुरी नहीं। माल डालने से अच्छी चीज नहीं बन जाती, विद्या सही है। हलवाई, कुछ और लीजिए महाराज, थोड़ी सी रबड़ी मेरी तरफ से लीजिए। मोटे राम, इच्छा तो नहीं है, लेकिन दे दो पाव भर। हलवाई, पाव भर से क्या कीजिएगा? चीज अच्छी है, आधा शेर तो लीजिए। 9 बजते बजते मकान पर आए। यहाँ सन्नाटा सा छाया हुआ था। एक लालटेन जल रही थी और चबूतरे पर बिस्तर जमाया और सो गए। सवेरे अपने नियमानुसार कोई 8 बजे उठे तो देखा बाबू साहब टहल रहे। इन्हें जागा देखकर पालागन कर बोले, महाराज आप रात कहाँ चले गए? मैं बड़ी रात तक आपकी राह देखता रहा। भोजन का सब कुछ सामान बड़ी देर तक रखा, जब आप नहीं आए तो रखवा दिया गया। आपने कुछ भोजन किया या नहीं? मोटेराम, हलवाई की दुकान से कुछ खा आया था। भालचंद्र, अजीब पूरी मिठाई में वो आनंद कहाँ जो बाटी और दाल में है। 10-12 आने खर्च हो गए होंगे, फिर भी पेट न भरा होगा। आप मेरे मेहमान हैं, जितने पैसे हो ले लीजिएगा। मोटेराम, आप ही के हलवाई की दुकान पर खा के आया था, वो जो नुक्कड़ में बैठता है। भालचंद्र, कितने पैसे देने पड़े? मोटेराम, आपके हिसाब में लिखा दिए। भालचंद्र, जितनी मिठाइयाँ ली हो मुझे बता दीजिए, नहीं तो पीछे से बेईमानी करेगा, एक ही ठग है। मोटेराम, कोई 2.5 शेर मिठाई थी और आधा शेर रबड़ी। बाबू साहब ने विस्फारित नेत्रों से पंडित जी को देखा, मानो कोई अचंभे की बात सुनी हो। 2-3 शेर तो कभी यहाँ महीने भर का टोटल भी न होता, और वहां से एक बार में कोई 4 रुपए का माल उड़ा गए। अगर एक आध दिन रह गए तो बुढ़िया बैठ जाएगी। पेट है या शैतान की खबर? 3 शेर, कुछ ठिकाना है? वो दिन दशा में दौड़े हुए अंदर गए और रंगीले से बोली, कुछ सुनती हो? यह माँ से कल 3 शेर मिठाई उड़ाए, 3 शेर पक्की तोल। रंगीली बाई ने विस्मित होकर कहा, अजी नहीं, 3 शेर भरा क्या खा जाएगा, आदमी है कि बैल? भालचंद्र, 3 शेर तो आपने मुंह से कह रहा है, 4 से कम ना खाया होगी, पक्की तोल। पेट है, पेट से नीचे नहीं क्या? भालचंद्र, आज और रह गया तो 6 शेर पर हाथ फेरेगा। रंगीली, तो आज ही क्यों? खत का जवाब देना हो देकर विदा करो, अगर रहे तो साफ कह देना कि हमारे यहाँ मुफ्त मिठाई मुफ्त नहीं आएगी। खिचड़ी बनाना हो बनावे, नहीं तो अपनी राह ले। जिन्हें ऐसे पेटुओं को खिलाने की मुक्ति मिलती हो वे खिलावे, मुझे ऐसी मुक्ति नहीं चाहिए। मगर पंडित जी विदा होने को तैयार बैठे थे, इसलिए बाबू साहब को कौशल से काम लेने की जरूरत न पड़ी। पूछा, क्या तैयार कर दे महाराज? तो मोटेराम, हाँ सरकार, अब चलूंगा, 9 बजे की गाड़ी मिलेगी ना? भालचंद्र, आज तो रहिए। यह कहते कहते बाबू साहब को भय हुआ कि कहीं यह महाराज सचमुच न रह जाए, इसलिए वाक्य को यूं पूरा किया, हाँ वह लोग भी आपका इंतजार कर रहे होंगे। मोटेराम, 1-2 दिन की तो कोई बात न थी, विचार भी यही था कि त्रिवेणी का स्नान करूंगा, पर बुरा न मानिए तो कहूं, आप लोगों में ब्राह्मणों के प्रति लेस मात्र भी श्रद्धा नहीं। हमारे यजमान हैं जो हमारा मुंह जोते रहते हैं कि पंडित जी कोई आज्ञा दे तो उसका पालन करे। हम उनके द्वार पे पहुंच जाते हैं तो अपने को धन्य भाग समझते हैं, और सारा घर छोटे से बड़े तक हमारे सेवा सत्कार में मग्न हो जाता है। मगर आप अपना आदर वहां नहीं, एक क्षण ठहरना असहाय है। जहां ब्राह्मण का आदर नहीं, वहां कल्याण भी नहीं हो सकता। भालचंद्र, महाराज हमसे ऐसा तो अपराध नहीं हुआ। मोटेराम, अपराध नहीं हुआ तो और अपराध किसे कहते हैं? अभी आप ही ने घर जाकर कहा कि ये वहां से 3 शेर मिठाई चट कर आए, पक्की तौल।
आपने अभी खाने वाले देखे, हाँ एक बार खिलाइए तो आंखें खुल जाए। ऐसे ऐसे महान पुरुष पड़े हुए जो पसेरी भर मिठाई खा जाए और डकार तक न ले। मिठाई खाने के लिए हमारी चिरौरी की जाती है। हम भिक्षुक ब्राह्मण नहीं जो आपके द्वार पर खड़े रहे। आपका नाम सुनकर आए थे, यह न जानते थे कि यहाँ भोजन के बिलाले पड़ेंगे। भगवान आपका भला करे। बाबू साहब ऐसे झेपे कि मुंह से बात न निकली। जिंदगी भर में उन पर कभी ऐसी फटकार न पड़ी थी। बहुत बातें बनाई, आपकी चर्चा न थी, दूसरे महाशय की बात थी, लेकिन पंडित जी का क्रोध क्रोध शांत न हुआ। सब कुछ सह सकते थे, पर अपने पेट की निंदा नहीं सह सकते थे। औरत को रूप की निंदा जितनी अप्रिय लगती है, उससे कहीं अप्रिय पुरुष को अपने पेट की निंदा लगती है। बाबू साहब मनाते तो थे, पर यह लड़का भी समाया हुआ था कि ये लड़का भी समाया हुआ कि कहीं टिक न जाए। उनकी कृपणता का पर्दा खुल गया था, अब उसमें संदेह नहीं था। उस पर्दे को ढकना जरूरी था। अपनी कृपणता को छिपाने के लिए उन्होंने कोई बात उठा न रखी थी, पर होने वाली बात होकर रही। पछता रहे थे कि कहाँ से घर में इसकी बात करने लगा और कहाँ भी तो उच्च स्वर में। यह दुष्ट भी कान लगाए सुनता रहा, किंतु पछताने से क्या हो सकता था। जाने किस मनहूस की सूरत देखी थी कि यह विपत्ति गली पड़ी। अगर इस वक्त यहाँ से रुष्ट होकर चला गया तो वहां जाकर बदनाम करेगा और मेरा सारा कौशल खुल जाएगा। अब तो इसका मुंह बंद कर देना ही पड़ेगा। यह सोच विचार करते हुए रंगीली बाई से बोले, इस दुष्ट ने हमारी तुम्हारी बातें सुन ली, रूठ कर चला जा रहा है। रंगीली, जब तुम जानते थे कि द्वार पे खड़ा है तो धीरे क्यों नहीं बोले। भालचंद्र, विपत्ति आती है तो अकेले नहीं आती। ये क्या जानता था कि वो द्वार पे कहाँ लगाए खड़ा है। रंगीली, न जाने किसका मुंह देखा था। भालचंद्र, वही दुष्ट सामने लेटा हुआ था, जानता तो उधर ताकता ही नहीं। अभी तो इसे कुछ दे दिलाकर राजी करना पड़ेगा। रंगीली, जाने भी दो, जब तुम्हें वहां विवाह करना ही नहीं है तो क्या परवाह, जो चाहे कहे। भालचंद्र, यूं जान न बचेगी। लाओ 10 रुपए विदाई की दे दूं, ईश्वर फिर इस तरह की मनुष्य की सूरत ना दिखाए। रंगीले ने बहुत पछताते हुए 10 रुपए निकाले और बाबू साहब ने उन्हें ले जाकर पंडित जी के चरणों में रख दिया। पंडित ने दिल से कहा, धतेरे मक्की चूस कि ऐसा रगड़ा कि याद भी रखोगे। तुम समझते हो कि ये 10 रुपए देकर उसे उल्लू बना लूंगा। इस फेर में न रहना, तुम्हारे यहाँ नस नस पहचानते हैं। रुपए जेब में रख लिए और आशीर्वाद देकर अपनी राह ली। बाबू साहब बड़ी देर तक सोते रहे। मालूम नहीं अब भी मुझे कृपणी समझ रहा है या पर्दा ढक गया। कहीं ये रुपए भी तो पानी में नहीं गिर पड़े। कल्याणी के सामने अब एक विषम समस्या आ खड़ी हुई। पति के देहांत के बाद उसने अपनी दुरावस्था का यह पहला और बहुत ही कड़वा अनुभव था। दरिद्र विवाह के लिए इससे बड़ी और क्या विपत्ति हो सकती थी कि जवान बेटी सर पर सवार हो और लड़के नंगे पांव पढ़ने जा सकते हैं। चोखा बर्तन भी तो हाथ से किया जा सकता था, रूखा सूखा खाकर निर्वाह किया जा सकता था, झोपड़े में दिन काटे जा सकते हैं, लेकिन युवती कन्या घर पर नहीं बैठाई जा सकती। कल्याणी को भालचंद्र पर ऐसा क्रोध आया कि वह स्वयं जाकर उसके मुंह पर कालिक लगाऊं और सिर के बाल नोच लूं। कहूं तो अपनी बात से फिर गया, अपने बाप का बेटा नहीं। पंडित मोटेराम ने उनकी कपट लीला का नग्न वृत्तांत सुना दिया था। वह इसी क्रोध में बैठी हुई थी कि कृष्णा खेलते हुए आई और बोली, के दिन में बारात आएगी अम्मा? पंडित जी तो आ गए ना। कल्याणी, तो बारात का सपना देख रही है क्या? कृष्णा, वही चंदर तो कह रहा था कि 2-3 दिन में बारात आ जाएगी। क्या नहीं आएगी अम्मा? कल्याणी, एक बार कह तो दिया, सिर क्यों खाती है? कृष्णा, सबके घर तो बारात आती है, हमारे घर क्यों नहीं आती? कल्याणी, तेरे घर जो बारात लाने वाला था उस घर में आग लग गई। कल्याणी, कृष्णा, सच अम्मा? तब तो सारा घर जल गया होगा। कहाँ रहते होंगे? बहन कहाँ जाके रहेगी? कल्याणी, अरे पगली, तू तो बात ही नहीं समझती। आग लगी, वो अब हमारे यहाँ ब्याह न करेगा। क्यों नहीं करेगा अम्मा? पहले तो ठीक हो गया था। बहुत से रुपए मांगता है, हमारे पास उसे देने को रुपए नहीं है। क्या बड़े लालची है अम्मा? लालची नहीं है तो क्या, पूरा कसाई निर्दय दगाबाज हुआ। बहन उसके साथ कैसे रहती? यह तो खुश होने की बात है अम्मा, तुम रंज क्यों करती हो? कृष्ण कल्याणी ने पुत्री को स्नेहमयी दृष्टि से देखा। उसका कथन सचमुच कितना सत्य है। भोले शब्दों में समस्या का कितना मार्मिक निरूपण है। सचमुच यह तो प्रसन्न होने की बात है कि ऐसे कुपात्रों से संबंध नहीं बना। रंज की कोई बात नहीं। ऐसे कुमानसों के बीच बेचारी निर्मला की न जाने क्या गति होती।
अपने नसीबों को रोती। जरा सा घी डालना अधिक पड़ जाता तो सारे घर में शोर मच जाता, जरा खाना ज्यादा पक जाता तो सारी दुनिया सिर पर उठा लेती। लड़का भी ऐसा लोभी है, बड़ी अच्छी बात हुई, नहीं तो बेचारी को उम्र भर रोना पड़ता। कल्याणी यहाँ से उठी तो उसका हृदय हल्का हो गया। लेकिन विवाह तो करना ही था, हो सके तो इसी साल, नहीं तो दूसरे साल फिर नए सिरे से तैयारियां करनी पड़ेगी। अब अच्छे घर की जरूरत नहीं थी, अच्छे वर की जरूरत नहीं थी। अभागिन को अच्छा वर कहाँ मिलता। वह किसी भांति सर का बोझा उतारना था, किसी भांति लड़की को पार करना था, उसे कुएं में झोंकना था। और रूपवती है, गुणशील है, चतुर है, कुलीन है, तो क्या हुआ। दहेज तो सारे दोष गुण हैं। प्राणों का कोई मूल्य नहीं, केवल दहेज का मूल्य है। कितनी विषम भाग्य लीला है। कल्याणी का दोष कुछ कम न था। अबला विधवा होना उसे दोषों से मुक्त नहीं कर सकता था। उसे अपने लड़के लड़कियों कहीं ज्यादा प्यारे थे। लड़के हल्के बैल हैं, भूसे खली पर पहला हक उनका है। उनके खाने से जो बचे वो गायों का, मकान का, कुछ नगद था, कई हजार के गहने थे। उन्हें पढ़ाना लिखाना था। एक कन्या और भी 4-5 साल में विवाह करने योग्य हो जाएगी, इसलिए वो कोई बड़ी रकम दहेज में न दे सकती। आखिर लड़कों को भी तो कुछ चाहिए, वह क्या समझेंगे कि हमारा कोई बाप भी था। पंडित मोटेराम को लखनऊ से लौटे 15 दिन बीत चुके थे। लौटने के बाद दूसरे दिन वर की खोज में निकलते थे। उन्हें प्रण किया था कि मैं लखनऊ वालों को दिखा दूंगा कि संसार में तुम्हें अकेले नहीं हूं, तुम्हारे ऐसे और भी कितने पड़े हुए हैं। कल्याणी रोज दिन गिना करती थी। आज उसने उन्हें पत्र लिखने का निश्चय किया। कलम दवात लेकर बैठी ही थी कि पंडित मोटेराम ने पदार्पण किया। कल्याणी, आइए पंडित जी, मैं आपको ही खत लिखने जा रही थी। कब लौटे? मोटेराम, लौटा तो प्रातः काल ही था, पर उसी समय एक सेठ के यहाँ से निमंत्रण आ गया। कई दिन से तरमाल न मिले थे। मैंने कहा लगे हाथ यह काम भी निपटाता चलूं। अभी इधर से लौटा आ ही रहा था कि कोई 500 ब्राह्मणों की पंगत थी। कल्याणी, कुछ कार्य सिद्ध हुआ या रास्ता ही नापना पड़ा? मोटेराम, कार्य क्यों न सिद्ध होता, भला ये भी कोई बात है। 5 जगह बातचीत करके आया हूँ, 500 की नकल लाया हूँ। उनमें से आप जिसे चाहे पसंद करिए। देखिए, ये लड़के का बाप डाक के सीगे में 100 रुपये महीने का नौकर है। लड़का अभी कॉलेज में पढ़ रहा है, मगर नौकरी का भरोसा है। घर में कोई जायदाद नहीं। लड़का होनहार मालूम होता है, खानदान भी अच्छा है। 2000 रुपये में तय हो जाएगी। मांगते तो वह 3000 है। कल्याणी, लड़के के कोई भाई है? मोटेराम, नहीं, मगर 3 बहनें हैं, तीनों कुंवारी, माता जीवित हैं। अच्छा, अब दूसरी नकल देखिए। ये लड़का रेल के सीगे में 50 रुपये महीना पाता है। माँ बाप नहीं है, बहुत ही रूपवान, सुशील, शरीर से हष्ट पुष्ट, कसरती जवान है, मगर खानदान अच्छा नहीं। कोई कहता था कि माँ नाइन थी, कोई कहता था ठकुराइन थी। बाप किसी रियासत के मुख्तार थे। घर पर थोड़ी सी जिम्मेदारी है, मगर उस पर कई हजार का कर्ज है। वहां कुछ लेना देना न पड़ेगा। उम्र कोई 20 साल होगी। कल्याणी, खानदान में दाग न होता तो मंजूर कर लेते। देखकर तो मक्खी नहीं उगली जाती। मोटेराम, तीसरी नकल देखिए। ये जमींदार का लड़का है। कोई 1000 सालाना नफा है, कुछ खेती बाड़ी भी होती है। लड़का पढ़ा लिखा तो थोड़ा है, पर कचहरी अदालत के काम में चतुर बहुत है। दुहाजू है, पहली स्त्री को मरे हुए 2 साल हुए, कोई संतान नहीं, लेकिन रहन सहन मोटा है। पीसना कूटना घर में ही होता है। कल्याणी, कुछ दहेज मांगते हैं? मोटे, इसकी कुछ ना पूछिए, 4000 सुनाते हैं। अच्छा, ये चौथी नकल देखिए। लड़का वकील है, उम्र कोई 35 साल होगी, 300-400 की आमदनी है। पहली स्त्री मर चुकी है, उसके 3 लड़के भी हैं। अपना घर बनवाया है, कुछ जायदाद भी खरीदी है। यह भी लेन देन का झगड़ा नहीं है। खानदान कल्याणी, खानदान कैसा है? मोटेराम, बहुत ही उत्तम, पुराने रईस है। अच्छा, ये 5वीं नकल देखिए। बाप का छापा खाना है। लड़का पढ़ा तो बीए तक है, पर उसी छापे खाने में काम करते हैं। उम्र 18 साल होगी। घर में प्रेस के सिवाय कोई जायदाद नहीं, मगर किसी का कर्ज सर पर नहीं। खानदान न बहुत अच्छा है न बहुत बुरा। लड़का बहुत सुंदर और सच्चरित्र है, मगर 1000 से कम में तो मामला तय न होगा। मांगते तो वो 3000 है। अब आप बताइए, कौन सा वर पसंद करती है? कल्याणी, तो आपको सब में कौन सा पसंद है? मोटेराम, मुझे तो 2 वर पसंद है, वो जो रेलवे में है और दूसरा वो जो छापे खाने में काम करता है। कल्याणी, मगर पहले में तो खानदान का दोस्त बताते हैं।
मॉडर्न, हाँ ये दोष हैं, तो छापे खाने वाले को ही रहने दीजिए। कल्याणी, वहाँ 1,000 देने को कहाँ से आएगा? 1,000 तो आपका अनुमान है, शायद वो मुंह फैलाए। आप तो घर की दशा देख ही रहे हैं, भोजन मिलता जाए यही गनीमत है, रुपए कहाँ से आएंगे? जमींदार साहब 4,000 सुनाते हैं, डाक बाबू भी तो 2,000 का सवाल करते हैं, इनको जाने दीजिए। बस वकील साहब ही बच रहे, 35 साल की उम्र भी ऐसी ऐसी भी ज्यादा नहीं है, इन्हीं को क्यों ना रखिए। मोटेराम, आप खूब सोच विचार कर लीजिए, मैं यूं आपकी मर्जी का ताबेदार हूँ, जो आप कहिएगा वही टीका कराऊंगा। मगर 1,000 का मुंह न देखिए, छापे वाले का लड़का रत्न है, इसके साथ कन्या का जीवन सफल हो जाएगा। जैसी वह रूप और गुण की पूरी है, वैसा ही लड़का भी सुंदर और सुशील है। कल्याणी, पसंद तो मुझे यही है महाराज, पर रुपए किसके घर से आए, कौन देखने वाला है? खाने वाले तो खा पी कर संपत हुए, अब किसी की भी सूरत दिखाई नहीं देती, बल्कि मुझसे और बुरा मानते हैं कि हमें निकाल दिया। जो बात आपके बस के बाहर है उसके लिए हाथ क्यों ही फैलाऊं? संतान किसको प्यारी नहीं होती, कौन उसे सुखी नहीं देखना चाहता? पर जब अपना काबू भी हो, ईश्वर का नाम लेकर वकील साहब को टीका कराइए। आयु कुछ अधिक है, लेकिन मरना जीना विधि के हाथ में है। 35 साल का आदमी बुढ़ा नहीं कहलाता। अगर लड़की के भाग्य में सुख भोगना बंधा है तो जहां जाएगी सुखी रहेगी, और दुख भोगना है तो जहां जाएगी दुख झेलेगी। हमारी निर्मला को बच्चों से प्रेम है, उनके बच्चों को अपना समझेगी। आप शुभ मुहूर्त देखकर टीका कराए। तो दोस्तों, यही समाप्त होता है निर्मला का दूसरा अध्याय। आज के इस भाग में हमने देखा कि कैसे समाज की परंपराएं और परिस्थितियां धीरे धीरे निर्मला की जिंदगी को बदलने लगी है। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो इंसान अपनी खुशी से नहीं, मजबूरी से लेता है, और उन्हीं फैसला का बोझ पूरी जिंदगी भर साथ चलता है। आगे आने वाले अध्यायों में कहानी और भी भावुक मोड़ लेने वाली है। अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने विचार कमेंट जरूर लिखें। ऐसी और कहानी और शायरी के सफर के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले अध्याय में एक नई भावना और कहानी के अगले मोड़ के साथ।